नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में ग्रीष्म लहर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रीष्म लहर क्या है और भारत में जो ग्रीष्म लहर आती हैं तो इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, आखिर ग्रीष्म लहर आने के कारण क्या हैं और इसकी जोखिम क्या है, यानी कि इसके हानिकारक दुष्प्रभाव क्या हैं, और इसके बाद देखेंगे इसके समाधान के उपाय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है। ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है, यानी कि हर साल मार्च से लगाकर जून या जुलाई तक तापमान जो सामान्य तापमान रहता है, जैसे 40 या डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जैसे 40 रहता है तो वो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और 48 डिग्री सेल्सियस तक भी इसका तापमान पहुंच सकता है। तो इसी तापमान में हुई बढ़ोतरी को बोलते हैं ग्रीष्म लहर, ठीक है। उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा, यूपी तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। ये इस साल की न्यूज है, ठीक है। तो इस साल यानी कि 2020 में उत्तर भारत के जो राज्य है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, तो इन राज्यों में और एमपी के भी कुछ जिले इसमें शामिल हैं, तो इसमें तापमान सामान्य से कुछ अधिक रहा है, यानी 4-5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीष्म लहर, और ये तापमान ग्रीष्म लहर के कारण ही अधिक हो जाता है। अब देखिए, ग्रीष्म लहर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ठीक है, और आखिर कौन कौन से वो कारण हैं जिनके कारण भारत में ग्रीष्म लहर का आगमन होता है। देखिए, किसी क्षेत्र के ऊपर दीर्घ काल तक उच्च वायु दाब की स्थिति में शुष्क और गर्म वायु नीचे धरातल की ओर अवतलित होने लगती है। किसी भी क्षेत्र के ऊपर जब लंबे समय तक उच्च वायु दाब की स्थिति बनी रहती है, तब उस उच्च दाब की स्थिति में शुष्क और जो गर्म वायु होती है वो धरातल की ओर अवतलित, यानी कि धरातल की ओर उतरने लगती है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप ग्रीष्म लहरों की घटना घटित होती है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अगला है जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापमान के कारण। जलवायु, आप लोगों को पता ही होगा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सी हानिकारक दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा भूमंडलीय तापमान के कारण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ग्रीष्म लहर की उत्पत्ति होती है। अगला कारण है वायु दाब की पेटियों। वायु दाब की पेटियों में खिसकाव होने से वायु धाराओं और मौसम प्रतिरूपों में होने वाले परिवर्तन भी ग्रीष्म लहरों की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो वायु दाब की पेटियां हैं, तो उनकी पेटियों में लगातार खिसकाव होते रहने के कारण ये ग्रीष्म लहरों की उत्पत्ति को ये सब प्रभावित करती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, भारत में ग्रीष्म लहरों का जोखिम। आखिर ग्रीष्म लहरों का जोखिम कहाँ कहाँ पर अधिक है और कहाँ पर कम है। देखिए, मार्च से लेकर जून तक, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ जैसे ही मार्च और जून का जो महीना होता है, यहाँ पर ग्रीष्म लहरों का जोखिम सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। मार्च और जून के महीने में ग्रीष्म लहरों का जोखिम या खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और इसके बाद जब जून में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है भारत में, यानी कि भारत में जब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, तो इसके साथ ही फिर ग्रीष्म लहर का जो जोखिम होता है या इसके जो हानिकारक परिणाम होते हैं वो धीरे धीरे घटने लगते हैं, यानी कि इसका प्रभाव भारत में कम होने लगता है ग्रीष्म लहर का, ठीक है। अब देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर ग्रीष्म लहरों का जोखिम शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम रहता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पक्के मकान बने रहते हैं और सबसे ज्यादा वहां पर वाहन चलते हैं, जिसके कारण उनसे जो धुआं निकलता है, तो वो ग्रीष्म लहरों की जो आती हैं तो उनका तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है शहरों में, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म लहरों का जोखिम या ग्रीष्म लहरों का प्रभाव कम रहता है। तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में हानि भी इसके कारण कम होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ग्रीष्म लहरों के कारण अधिक हानि या जोखिम होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, ग्रीष्म लहर की प्रभाव क्या है। देखिए, इसका पहला प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर, ठीक है। इसका प्रभाव 3 तरह से पड़ता है। पहला तो होता है इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरा है पर्यावरण पर, और अगला है अर्थव्यवस्था पर। बिल्कुल अफकोर्स है कि यदि मानव स्वास्थ्य पर ग्रीष्म लहरों का प्रभाव पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा, और पर्यावरण पर भी पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो इसको आप लोग, कॉमन सी बात है, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। जैसे मानव स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है प्रभाव, जैसे थकान होने लगती है मानव को, ठीक है, ऐंठन, शरीर में ऐंठन, चक्कर आना, शरीर में जल की कमी,
ठीक है, और इसके अलावा उल्टी दस्त जैसी घटनाएं सामने आने लगती हैं। ये मानव स्वास्थ्य पर ग्रीष्म लहरों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अगला है पर्यावरण पर। तो देखिए पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूखे की स्थिति होने लगती है, और जब सूखे की स्थिति होगी तो फसलों को जब सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और वनाग्नि यानी कि वनों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगती हैं, और इसके अलावा प्रजातियों का भी विलोपन धीरे धीरे होने लगता है। तो ये इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब अगला है अर्थव्यवस्था पर। देखिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि होने लगती है। परिवहन सेवाओं परिवहन की जो सेवाएं हैं वो भी बाधित होने लगती हैं। तो दोस्तों इनको आप लोग याद रखिए। अब देखिए हम इसके समाधान के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ग्रीष्म लहरों का समाधान क्या है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। देखिए पहला है ग्रीष्म लहरों का पूर्वानुमान तथा चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की जाए। जो ग्रीष्म लहरें आती हैं तो उनका पूर्वानुमान किया जाए। ठीक है, तो उसके अनुसार से फिर शहरी क्षेत्रों के हिसाब से व्यवस्थाएं बनाई जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में उसके हिसाब से अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाएं, और उसकी चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो अगला है सड़क के किनारे वृक्षारोपण अभियान। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सड़कों पर सबसे ज्यादा वाहन चलते रहते हैं। ठीक है, तो उनसे जो निकलने वाला धुआं होता है वो ग्रीष्म लहरों का तापमान और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एक तो ग्रीष्म लहरें होती हैं तो उससे तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी का, और ऊपर से जो ये धुआं रहता है, ठीक है, तो उसका तापमान और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और अगला है शहर के चारों ओर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शीतलन केंद्र जैसी सुविधाओं की स्थापना की जाए। जो शहर के चारों ओर जहां पर जोखिम शीतलहरों का अधिक है तो वहां पर शीतलन केंद्र या प्रशीतक केंद्रों की सुविधाएं भी की जानी चाहिए। तो इन सब व्यवस्थाओं के द्वारा हम शीतलहरों के प्रकोप से बच सकते हैं और अपने देश को या अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।